बिटकिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं काफ़ी मिस कर रहा था एक्शन यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम लोगों को रीच कर सकते हो। और हमेशा से कोशिश ये रही है कि आपको इस तरीके का कंटेंट लेके आना कुछ, और न्यूज़ न्यूज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं, बट न्यूज़ के अंदर की जो एनालिसिस है और न्यूज़ के अंदर की जो इम्प्लीकेशंस हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या चल रहा है क्रिप्टो स्पेस में, और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, और उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं आपके ऊपर और मेरे ऊपर, और हमें किस तरीके से जो ये स्पेस है ये इवॉल्व हो रही है। तो कुछ ऐसी जो खबरें हैं उन पे नज़र डालते हैं, जो एक लेमैन लैंग्वेज में हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इस खबर का क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आप पे और मुझ पे। तो बने रहिएगा चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो नया चैनल है, सब्सक्राइब करेंगे तो, और साथ में अगर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अगर बेल बटन भी दबाएँगे तो आगे भी आपको ऐसा कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायनेंस से। इस वक्त देखिए इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा हलचल हो रही है, वो है कि काफ़ी सारे जो देश हैं, मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा देश हैं, जो इस वक्त जिन्होंने ये ठान लिया है। कहीं न कहीं मुझे इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दुनिया के 12 देश अचानक जगें और बायनेंस के ऊपर एक के बाद एक नोटिस इश्यू हो रहा है। कभी उसके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस फाइल हो रहा है, कभी कुछ उसके अगेंस्ट, कभी कुछ न्यूज़ आ रही है, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आ रही हैं। कई जगहों पे जो गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो कभी कोई कमेंट कर रहे हैं बायनेंस के ऊपर। तो शुरुआत इसकी हुई यूके से, जहाँ पे यूके ने बोला कि बायनेंस के पास लाइसेंस नहीं है ऑपरेट करने के लिए हमारे यहाँ पे। यही सिमिलर चीज़ जो है वो जापान ने भी बोली। यही चीज़ फिर उसकी जर्मनी से भी सुनने को मिली। यही चीज़ उसकी थाईलैंड थाईलैंड तो एक स्टेप और आगे चला गया, वहाँ उसने क्रिमिनल केस फाइल हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे दिन प्रतिदिन जो बायनेंस के अगेंस्ट जो एक्शन थे, जो कंसर्न्स थे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और 1 दर्जन देश जो हैं वो जुड़ गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये एक चीज़ आप क्लियर समझो कि बायनेंस जो है जिस तेजी से वो ग्रो किया है, अगर हम पिछले 4 साढ़े 4 साल की अगर हिस्ट्री देखें, तो इतनी तेजी से शायद ही कोई दुनिया के अंदर कोई एंटिटी ग्रो करी हो ग्लोबली। बायनेंस किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ग्रो नहीं कर रही है। बायनेंस हर देश के अंदर उसका एक्सेस है, और हर हर एक देश का नागरिक, ऐसा शायद ही कोई नागरिक हो कि जहाँ पे जो बायनेंस के ऊपर डील ना करता हो, अगर वो क्रिप्टो में हो और बायनेंस पे डील ना करता हो। तो बायनेंस की जो ग्रोथ है, जो फिनोमिनल ग्रोथ है, वो डेफिनिटली एक बहुत सारे लोगों को, खासकर जो दुनिया भर के रेगुलेटर हैं, जो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनकी उनकी नज़रों में वो कहीं न कहीं खटक रहा था। और आज नहीं तो कल ये चीज़ सामने आनी ही थी, और इवेंचुअली अब वो एक पैटर्न के तहत अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के जो देश हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि बायनेंस को कहीं न कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो, कोई भी देश होता है, वो जब उसके अंदर कोई कंपनी ऑपरेट करती है, या इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी ऑपरेट करना चाहेगी, तो इंडिया के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फॉरेन एंटिटीज़ का इंडिया में किस तरीके से व्यापार उन्हें यहाँ करना है, वो सारे रूल्स पहले से डिफाइंड हैं। ऐसे हर एक देश अपने रूल्स डिफाइन करता है फॉरेन कंपनीज़ के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है कि बायनेंस जो है वो बायनेंस डॉट कॉम पे एक इंटरनेट के ऊपर एक एक्सचेंज है, जिससे कोई भी अगर इंटरनेट है उसके पास, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो यही कारण है कि दुनिया भर से मतलब अगर आज इस तरीके से आप सोचो कि 221 मिलियन अगर यूजर्स हैं क्रिप्टो के अंदर, तो आप उससे अंदाजा लगाओ कि बायनेंस के ऊपर कम से कम अगर आप 50% भी पकड़ोगे तो 100 मिलियन से ऊपर जो है वो बायनेंस के यूजर्स होंगे। जो दो बायनेंस ने कभी ऑफिशियल फिगर कभी शो नहीं करी है कभी, लेकिन बायनेंस के ऊपर आई एम 100% श्योर कि अगर 221 मिलियन यूजर हैं क्रिप्टो स्पेस में, तो 50% से ज्यादा ही होंगे बायनेंस के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बायनेंस का वॉल्यूम है, बायनेंस की जो सक्सेस है वो, और जो जो कंट्रोल है, सबसे बड़ी बात है कि जो देश, कई देशों का जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था बायनेंस पे, तो वो उसी के तहत ये चल रहा है। अब
कहीं ना कहीं ये चैलेंज एक्सपेक्टेड था और सीजी को ये पता था कि आज नहीं तो कल ये होना ही है। यही कारण है कि सीजी ने पिछले कुछ समय में जिन लोगों को उसने कंपनी में हायर किया है, अगर हम उनके प्रोफाइल को देखें तो वो अब ऐसे लोगों को हायर कर रहा है जिनकी जो रेगुलेटरी साइड पे जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। मगर मतलब इसको आप इस तरीके से समझो कि ओसीसी का चीफ, जैसे आरबीआई होता है इंडिया में, तो यूएस के अंदर ओसीसी होता है, तो ओसीसी का जो चीफ था उसको बायनेंस ने हायर किया। और भी कई सारे बैंक्स के जो रेगुलेटरी साइड पे जो लोगों को एक्सपीरियंस था उसने उनको हायर किया। अब उसको सीजी को ये भी लग रहा है कि शायद जिस लेवल पे अब बायनेंस पहुंच चुका है और ग्लोबली अब जिस तरीके से उसके ऊपर ये रेगुलेटरी फ्रंट पे जो अटैक्स हो रहे हैं, तो अब उसको ये लगता है कि अब उसे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, वो जो उसको ऐसा लगता है बायनेंस को कि वो ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका जो एक्सपीरियंस रेगुलेटरी साइड पे बहुत ज्यादा हो। और सीजी का ये मानना है, उसने कई इंटरव्यूज में बोला है कि वो रेगुलेटरी फ्रंट पे ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हो सकता, दो बिजनेस में और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में और सॉफ्टवेयर साइड पे उसने बायनेंस को इस मकाम पे पहुंचाया। लेकिन अब अगर बायनेंस को इस यहाँ से आगे जाना है तो उसको एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसको रेगुलेटरी फ्रंट पे भी काफी नॉलेज हो, और तो बायनेंस के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो कई बार ये आपको मीडिया के अंदर हो सकता है तोड़ मरोड़ के ये खबरें सुनने को मिले कि सीसी जो है वो हट रहा है, सीसी भाग रहा है, सीसी सरेंडर कर रहा है, कई ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। बट फ्यूचर में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी ऐसी न्यूज से घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको ये देखने को मिल सकता है कि विड्रॉल लिमिट्स पे जिनका अब आपको हो सकता है वहाँ केवाईसी करना हो, और अगर आपको ज्यादा विड्रॉल करना हो तो केवाईसी करके आप ज्यादा विड्रॉल कर सकते हो। अब ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये आपको परेशान नहीं करने चाहिए केवाईसी की चीजें, क्योंकि आप एनी विच वेज यू आर इफ यू आर डीलिंग थ्रू अ केवाईसी अकाउंट इन इंडिया, और इंडिया से अगर आप बायनेंस में ट्रांसफर कर रहे थे तो बायनेंस में भी आपको केवाईसी करने से कोई इशू नहीं हो सकता। तो इस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको बिना केवाईसी के वहां डील करना था, बायनेंस पे आप करते हो, तो आप देख सकते हो फ्यूचर में कुछ विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। इनफैक्ट जो नए यूजर्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी वहां पे अब विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम कर दी हैं। आप बीटीसी 0.06% ही वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो रही बात बायनेंस की। तो इससे ये पता लगता है कि अब आप धीरे धीरे ये एक्शन देखने को मिलेगा। अब अगर आप सपोज नए हो और पहली बार ये यूट्यूब देख रहे हो, या आप इस इंडस्ट्री में नए हो और फिर भी ये यूट्यूब देख रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जहां तक हो सके डील आप इंडियन एक्सचेंजेस पे करो। आप बायनेंस पे या फॉर दैट मैटर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इस वक्त उस पे पैसा बिटकॉइन को या अपने क्रिप्टो को डील ना करो। वैसे भी इंडियन एक्सचेंजेस अब काफी सक्षम है, उनके ऊपर काफी दिन प्रतिदिन उनकी जो वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, और जो उनके टोकन्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस पे, दिन प्रतिदिन वो काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपको, अगर आप नए हो, अगर आप पुराने हो तो स्टिल you know how to deal with this situation somewhere, you know the risk associated with that। बट अगर आप नए हो तो, और आपका अगर वहाँ विड्रॉल लिमिट नहीं, अगर कम कर दिया, आपकी विड्रॉल नहीं हो पाया टाइमली, तो आप हो सकता है पैनिक मोड में चले जाओ। आपको समझना है कि यार क्या करना है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को इवैल्यूएट करो और उस हिसाब से आप बायनेंस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बायनेंस कोई इस न्यूज के बाद भागा नहीं जा रहा, ना बंद हो रहा है, वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में से एक हो गई है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि बायनेंस भागने वाला है या सीजी कहीं जाने वाला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि चैलेंजेस जब बढ़ते चले जाते हैं तो विड्रॉल्स पे, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। तो आप उस तरीके से, अगर आप नए हो, खासकर अपना, कई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सारा के सारा पैसा बायनेंस पे था, विड्रॉ नहीं हो रहा, तो आपको ये चैलेंज देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपनी रिस्क को इवैल्यूएट करें, अपनी नीड को इवैल्यूएट करें, उसी हिसाब से एक्शंस लें। बाकी बायनेंस की न्यूज कोई भी आएगी फ्यूचर में तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। दूसरी खबर जो यूएस से आ रही है, तो यूएस ने ये डिसाइड किया है। सो बेसिकली जो बाइडेन की जो सरकार है उसने एक बिल पारित करने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस से, जो कि कल परसों में प्रेजेंट होगा। बहुत जल्दी प्रेजेंट होगा, बट ऑल उसमें काफी सपोर्ट भी है। तो
बेसिकली वो बाइडेन ये चाह रहा है कि $1 ट्रिलियन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना चाह रहा है। $1 ट्रिलियन वो कहाँ खर्च करना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि वो यूनिवर्सिटीज पे, रोड्स पे, क्लीन वाटर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, हेल्थ सर्विसेज पे, एजुकेशन पे, रोड्स पे, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड। तो बेसिकली वो कह रहा है कि पूरी अमेरिका की पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी स्पेंडिंग वो करना चाह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आप सोचो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करके वो चाहता है कि जब इतनी बड़ी स्पेंडिंग होगी तो एजुकेशन, तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी और अमेरिका फिर से एक नए मकाम पे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब ग्रो करेगी तो एक फिर से एक सुपर पावर और एक डॉलर जो है वो मजबूत होगा। लेकिन इसमें फ्लॉ क्या है? अब आप सोचोगे इसमें फ्लॉ ये है कि जो ये $1 ट्रिलियन है, उसने ये डिसाइड किया कि वो सारे के सारे जो है वो टैक्सेशन के थ्रू जनरेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस बहुत ज्यादा मनी प्रिंट कर चुका है। जब से कोविड आया है, मतलब जो जितना टोटल डॉलर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, उसका 40% जो है वो पिछले 12 से 13 महीने के अंदर उन्होंने प्रिंट किया है। तो शायद वो और डॉलर को प्रिंट नहीं करना चाह रहे, वो जितना अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अब टैक्सेस के थ्रू वो जनरेट करें। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि यूएस के अंदर वो क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्री से अकेला $30 बिलियन दे आर टारगेटिंग। सोचो कि 30 बिलियन टू 40 बिलियन $US जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री से टारगेट कर रहे हैं। तो अब वो करेंगे क्या? बेसिकली जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जो वो क्रिप्टो की, एक तो उनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी सारे एक्सचेंजेस को, जिस तरीके से वो ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं बिल। और कोई भी एक्सचेंज जब एक्सचेंज क्रिप्टो को ट्रांसफर करेगी, वो भी सारी डिटेल्स, कोई क्रिप्टो अगर लिक्विडेट हो रहा है तो बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कब कब लिक्विडेशन हुई, ये सारी रिपोर्ट जनरेट करके वहाँ गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि कोई भी आदमी अब टैक्स से ना बच ना पाए। यहाँ तक कि बिल ये भी बात करता है, जो ये बिल है वो ये बात भी करता है कि इसके अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और नॉन कस्टोडियल वॉलेट, जो कि एक्सचेंज के वॉलेट नहीं होते, जो आपके पास पड़े होते हैं, वो भी कवर करने की कोशिश है। आई डोंट नो वो कवर कैसे होगा और उसका पता कैसे लगेगा, बट उनकी कोशिश ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी इसमें कवर हो, क्योंकि सरकार का ये टारगेट है कि $30 बिलियन जो है उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री से निकालना है एज टैक्सेस। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन का जो लोड है वो इंडस्ट्री के ऊपर वहां बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रेशर में दिखेंगे जो क्रिप्टो यूजर्स हैं वहां पे। यूएस से ही एक खबर आ रही है जो कि पॉजिटिव है। दो आपको मैंने थोड़ी सी डराने वाली और विचलित करने वाली, जो आपको परेशान कर सकती है, वो खबरें बताई। और एक खबर ये कि यूएस के अंदर जो है वहाँ का पहला म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन म्यूचुअल फंड, वहाँ पे प्रो फंड करके एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स में डील करती है पिछले 20 साल से। तो वो ये प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन का म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट प्लान किया, लॉन्च हो गया। म्यूचुअल फंड का काम यही होता है कि बिटकॉइन म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी म्यूचुअल फंड बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है तो डायरेक्ट एक्सपोजर ना लेके, डायरेक्टली बिटकॉइन को रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड एक्सचेंज से ना लेके, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर दे, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करे। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि ये म्यूचुअल फंड तो है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड कंपनी का कहना है कि वो डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो बिटकॉइन के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो फ्यूचर्स की मार्केट है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगी। तो वहां पे ये यहाँ पे कैच है, वो रियल बिटकॉइन को बाय नहीं करेंगे। अगर रियल बिटकॉइन को बाय कर रहे होते तो मार्केट से रियल बिटकॉइन बाय होता, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट एक्सचेंज पे देखने को मिलता, बट वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो एक्चुअल बिटकॉइन की बाइंग नहीं होगी। तो ये एक यूनिक फंड है अपने आप में, डेफिनेटली रिटेल कस्टमर्स जो हैं, जो बिटकॉइन के अंदर, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो हैं, जो बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर लेना चाहेंगे, वो पहली बार उनको एक मौका मिलेगा कि चलो बिटकॉइन के म्यूचुअल फंड के थ्रू वो एक्सपोजर ले सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा इसमें कैच एक ही लगा कि एक्चुअल बाइंग नहीं हो रही बिटकॉइन की, और जब एक्चुअल बाइंग नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, वो देखने वाली चीजें हैं फ्यूचर के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो देखने में आ रही है वो ये कि जब से ये एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर पास किया है, इसको
बिटकॉइन का वो डुअल लीगल टेंडर हुआ है जब से एल सल्वाडोर में। तो अब जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी कहीं ना कहीं इनको ये न्यूज़ परेशान कर रही है। और अब इनकी आईएमएफ का रिसेंट एक ब्लॉग आया है जिसके अंदर उन्होंने काफी अपने कंसर्न्स शो किए हैं बिटकॉइन के लिए के अगेंस्ट में। तो उनको बेसिकली आईएमएफ, देखिए सिंपल सी बात है, आईएमएफ का ये कंसर्न और परेशान होना स्वाभाविक है। आईएमएफ बेसिकली करता क्या है, अगर आप देखो तो जो टॉप 4-5 नेशंस हैं, जो यूएस है वो सबसे स्ट्रांग है आईएमएफ के 190 मेंबर्स में से। जो सबसे स्ट्रांग नेशंस हैं, जो इसको 4-5 नेशंस हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है, वो मिलके इसे चलाते हैं। जिसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये 3-4-5 देश हैं। इनफैक्ट टॉप 10 में इंडिया भी है, लेकिन जो वोटिंग राइट्स है इंडिया के 2-2.5% है। तो जो टॉप 4-5 कंट्रीज हैं जो यूएस की ही एलाइज हैं, वो मिलके इसको चलाती हैं आईएमएफ को। आईएमएफ का पर्पस क्या है बेसिकली, वो क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं, बट मोटा मोटा यही पर्पस है कि जो 190 देश हैं, अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, या किसी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाता है, या किसी का फॉरेन ट्रेड वो नहीं कर पाता है, उसकी करेंसी डी वैल्यू होने लगती है, तो उसको ये एज अ सपोर्ट सिस्टम उसको लोन्स और उसको एक डेट दे देते हैं, ताकि कोई जो वो, और उसको एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे, नेगोशिएटेड इंटरेस्ट रेट पे उसको वो लोन मिल जाता है, ताकि उसको वो बचा सकें उसके मेंबर को। अब होता क्या है कि आईएमएफ के जो 4-5 नेशन है, फंडिंग तो ज्यादातर यही नेशंस करते हैं ना, जो जो 4-5 है। अब जब जिसने पैसे दिए होते हैं, तो उसके सामने जो कंट्री है वो क्या सर उठा पाएगी? तो बेसिकली एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। अब जैसे ना एल सल्वाडोर को भी इन्होंने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की कमिटमेंट की हुई थी। अब वो एल सल्वाडोर को कहीं ना कहीं यही वो धमकाने की कोशिश करेंगे कि भैया तूने ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर तूने जब से बनाया, तो ठीक है अब तेरे को हम लोन नहीं देंगे। तो ये इनका आर्म ट्विस्टिंग का एक तरीका होता है। तो बेसिकली आईएमएफ का एक के काफी कंसर्न्स हैं, समराइज फॉर्म में मैं बोलूं तो वो ये कह रहा है कि एनर्जी के कंसर्न्स हैं, कि बिटकॉइन बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि हमने पास्ट में देखा है कि सिमिलर इससे कहीं ज्यादा, बिटकॉइन से कहीं ज्यादा जो एनर्जी है वो बैंक्स यूज करते हैं, मिलिट्री यूज करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं नेटवर्क को। अपने गोल्ड माइनिंग की जो इंडस्ट्री है वो कितना एनर्जी यूज करती है गोल्ड को करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली उनका कहना है मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है। तो हमने ये साइफर ट्रेस की रिपोर्ट में देखा है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो ये समझ गए कि ब्लॉकचेन के थ्रू जो, या बिटकॉइन के थ्रू ट्रेस उन वो इजीली हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू कैश। तो करीब 4.5 बिलियन यूएस डॉलर 2019 में क्रिप्टो के थ्रू जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई थी, जो गिर के 1.8 बिलियन यूएस डॉलर पे आ गई। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि जो ओवरऑल जो दुनिया में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो आज भी फियाट के थ्रू ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन। जो क्रिप्टो है वो तो मिनिस्क्यूल है, उसका मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को ये पता है कि कहीं ना कहीं वो इजीली ट्रेसेबल हो जाते हैं। तो ये भी आईएमएफ का कहना, कंसर्न जो है वो बिल्कुल गलत है। और आईएमएफ का एक कंसर्न वॉलेटिलिटी है, कि किस तरीके से लोग वहां पे ट्रेड कर पाएंगे, आपस में ब्रेड और ये सब चीजें ले पाएंगे जब वॉलेटिलिटी इतनी है। तो उसका वॉलेटिलिटी के लिए भी जो एल सल्वाडोर है, उसने वॉलेटिलिटी को उसके आड़े नहीं आने दिया। उसने ही बोला कि जिस तरीके से जो उसने यूएस डॉलर जो वहां की जो लीगल टेंडर है उसको उसने खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि बिटकॉइन आ गया तो यूएस डॉलर जो कि एल सल्वाडोर की लीगल टेंडर है उसको खत्म कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा है कि बिटकॉइन भी है और आपका यूएस डॉलर भी है। जिसको बिटकॉइन यूज करना है बिटकॉइन कर ले, जिसको यूएसडी करना है यूएसडी कर ले। उसका मेन कंसर्न ये है एल सल्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है, कि हमारी जो मेजर इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है रेमिटेंस पे, जो सबसे बड़ी इनकम है। और रेमिटेंस जब कोई पैसा यूएस से या बाहर से भेजता है एल सल्वाडोर में, तो वो पैसे के ऊपर काफी कमीशन कट जाता है। वो कमीशन अब बिटकॉइन के थ्रू जब कोई पैसे भेजेगा तो वो अब नहीं कट रहा, तो वहां काफी बड़ी सेविंग हो रही है। तो रेमिटेंस में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और ऑलरेडी वहां के प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि अगर कोई दुकानदार है वो $100 पे उसने कोई माल बेचा, और 1 घंटे बाद उसका $100 अगर $90 या $85 दिख रहा है, तो $10-15 का जो उसका नुकसान है वो भी गवर्नमेंट इंश्योर वहां पे कह रही है कि वो उस लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसकी जो सेल थी $100 की, वो $100 की सेल ही रहेगी। तो और इस तरीके की चीजें वहां पे ऑलरेडी वहां की सरकार इंश्योर कर रही है। बट आईएमएफ को, क्योंकि आईएमएफ को ये कंसर्न इसलिए भी दिखाना है क्योंकि दुनिया भर के जो बाकी देश हैं जो सोच रहे हैं एल सल्वाडोर को देखते हुए, एटलीस्ट वो डिस्करेज हो जाए और वो ऐसा
कोई कदम ना उठा लें। तो काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, इसी तरीके की जो एनालिसिस हैं और इस तरीके की कुछ ऐसी न्यूज़ अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे। इनफैक्ट मैं एक न्यूज़ को बताना ज़रूर भूल गया कि सुनने में आ रहा है कि कॉइनडीसीएक्स के अंदर जो है फेसबुक का जो फाउंडर थे वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी कॉइनडीसीएक्स ने उसको ऑफिशियली बोला तो नहीं है, कन्फर्म तो नहीं किया है, बट आई थिंक अगर ये हो जाता है तो अगेन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडिया के मेन फ्रंट पे आएगी कि फेसबुक का जो फाउंडर था, को फाउंडर था, उसने कॉइनडीसीएक्स के अंदर इन्वेस्ट किया। ये कितनी बड़ी मैसिव एक एक न्यूज़ होगी और एक लोगों को ये पता लगेगा कि ये इंडस्ट्री, और कॉइनडीसीएक्स ने रिसेंटली जो इंडिया श्रीलंका की जो सीरीज थी उसके अंदर जो कप था वो कॉइनडीसीएक्स कप था। ये सारी चीजें हो रही हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन। और एक मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम लोगों को पता लग रहा है क्रिप्टो के बारे में, और आई थिंक टाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड इन द फ्यूचर। और आप लोगों से गुजारिश है कि एक लिंक में मैंने अभी रिसेंटली सुनील अग्रवाल जी के साथ एक सीबीडीसी पे एक इंटरव्यू किया था, जो कि इंडियन डेटा डॉलर पे एक उनके साथ एक पूरा इंटरव्यू शूट किया था, और जिसके अंदर किस तरीके से इंडिया जो है वो एक ऐसी सीबीडीसी लॉन्च कर सकती है जिसकी बैकिंग रियल रियल डेटा से होगी। तो दुनिया भर में जो सीबीडीसी लॉन्च हो रही है उनकी कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन इंडिया ऐसा कर सकता है कि अपनी सीबीडीसी लॉन्च करे तो उसकी जो बैकिंग हो है वो रियल डेटा से हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लिंक के अंदर नीचे है, आप वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीबीडीसी के बारे में। और नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। और बिट इनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको एक ऐसी नॉलेज देना और सरल भाषा में। और आगे भी हम ऐसी कुछ वीडियो सीरीज ऐसी लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सरल भाषा में होगी, जिसको आपके घर में आपके मम्मी पापा, यहाँ तक कि दादा दादी भी समझ पाए कि एक्चुअली में क्रिप्टो होता है क्या, और 12 साल का बच्चा भी आपको समझ पाए और आपको समझा पाए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। या इस तरीके का कंटेंट लाने की कोशिश है बिटिनिंग पे। बिटिनिंग का मतलब ही यही है कि जिंदगी की नई शुरुआत क्रिप्टो में, ताकि आप जो जिंदगी का टेस्ट मैच है उसको जीत जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल बटन जरूर जरूर दबाइएगा। चैनल नया है, जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।